सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के बारे में। पिछले एकेडमिक ईयर्स जो कि 2020-21 था, उसके जो चिल्ड्रन एजुकेशन के बिल हैं वो अप्रैल मंथ में सबमिट होने हैं, तो उसी की डिटेल्स के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आइए साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7th CPC के लागू होने के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट के क्लेम्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, उसके लिए DOPT ने 17 जुलाई 2018 को एक OM इशू किया है। इस OM को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस OM में कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, उनको सबसे पहले अब हम देखते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है डेट ऑफ इफेक्ट, यानी कि इस OM की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस डेट से लागू होंगी। दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा पॉइंट है अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट के बारे में। चौथा पॉइंट है कि कौन सी क्लासेस अलाउड हैं रिम्बर्समेंट के क्लेम के लिए और किस टाइप का स्कूल होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है चाइल्ड की एज लिमिट। छठा पॉइंट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट के लिए कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। सातवां पॉइंट है हॉस्टल सब्सिडी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। आठवें पॉइंट में जो मेन फीचर्स और कंडीशंस हैं उनको कवर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस की ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं। और 10वें पॉइंट में अगर एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो जाता है या उसके सर्विस से उसको रिमूव कर दिया जाता है, उस केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी किस तरीके से गवर्न होगी उसको दिया गया है। आइए एक एक करके इन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डेट ऑफ इफेक्ट को। इस OM में ये दिया गया है कि जो इस OM की इंस्ट्रक्शंस हैं वो 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी। दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। इसके बारे में दिया गया है कि सबसे बड़े जो 2 बच्चे हैं जो जीवित हैं, केवल उनके लिए ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट को क्लेम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ इसमें एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर सेकेंड चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ट्विंस या मल्टीपल बर्थ होते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट के क्लेम को अलाउ किया जाएगा अगर वो सेकेंड बर्थ के टाइम पर होते हैं। इसमें सेकंड एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर 2 बच्चों के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट खुद या उसका स्पाउस स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कराता है और फर्स्ट इंस्टांस में उसका फेलियर हो जाता है और एक बच्चे का बर्थ हो जाता है, तो उस बच्चे के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट क्लेम को अलाउ किया जाएगा। ये केवल फर्स्ट इंस्टांस ऑफ फेलियर के लिए ही अलाउड है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो अलाउंस रिम्बर्स होगा उसकी क्या लिमिट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि CEE के रिम्बर्समेंट की क्या लिमिट है। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिम्बर्समेंट का अमाउंट है ये एक फिक्स अमाउंट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंस, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने बच्चे की ट्यूशन फीस के ऊपर या दूसरे आइटम्स के ऊपर क्या एक्सपेंस किए हैं एक्चुअली उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एक फिक्स अमाउंट एम्प्लॉय को रिम्बर्समेंट किया जाएगा। इसमें जो लिमिट दी गई है वो है 2250 रुपए पर मंथ की, यानी कि एम्प्लॉय ने एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो कितना भी किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में ही क्यों ना पढ़ रहा हो, उसके लिए जो रिम्बर्समेंट का अमाउंट है वो 2250 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फिक्स अमाउंट है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो रिम्बर्समेंट का अमाउंट है ये डबल होता है नॉर्मल रेट से, यानी कि पर चाइल्ड के लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का अमाउंट होगा वो 4500 रुपये पर मंथ होगा और ये भी एक फिक्स अमाउंट होगा, यानी कि ये अमाउंट भी एक्चुअल एक्सपेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो लिमिट दी गई है इसमें एक सीलिंग दी गई है कि हॉस्टल सब्सिडी मैक्सिमम 6750 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड ही रिम्बर्स की जाएगी। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा है बच्चे की बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए
वो एक्चुअल अमाउंट और 6,750 रुपए की जो सीलिंग है, इन दोनों अमाउंट में जो अमाउंट भी कम होगा वो अमाउंट रिम्बर्स किया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रेट्स हैं या हॉस्टल सब्सिडी की जो सीलिंग है, ये ऑटोमेटिकली 25% इंक्रीज हो जाएगी ईच टाइम जब डीए की जो परसेंटेज है वो 50% को क्रॉस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जो बच्चे की स्टडी की क्लासेस हैं वो कौन कौन सी क्लासेस अलाउड हैं और किस टाइप के स्कूल में अलाउड किया जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट को। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो रिम्बर्समेंट है वो बच्चे की नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए अलाउड किया जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि अगर बच्चा कोरेस्पोंडेंस मीडियम से या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहा है तो उस केस में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को अलाउड किया जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि नर्सरी, प्राइमरी और मिडिल लेवल तक के जो स्कूल हैं और जो किसी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं हैं लेकिन गवर्नमेंट से वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, तो उस केस में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट को अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर दिव्यांग बच्चे के संबंध में खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो बच्चा अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड है, तो वो इंस्टीट्यूशन अगर एफिलिएटेड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो भी उसके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट के क्लेम को अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि चाइल्ड की जो एज लिमिट है वो किस प्रकार से दी गई है। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 22 ईयर्स है, यानी कि बच्चा जब तक 22 साल का होगा तब तक वो नर्सरी से 12th क्लास तक की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिम्बर्समेंट है उसको अलाउ किया जाएगा। दूसरे पॉइंट में अदर चिल्ड्रन के लिए एज लिमिट दी गई है और ये एज लिमिट है 20 साल या पासिंग ऑफ 12th क्लास विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो अदर चिल्ड्रन हैं उनके केस में अगर बच्चा 20 साल की एज को अटेन कर लेता है या 12th क्लास को पास कर लेता है, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगा उस इवेंट तक की डेट पर बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को अलाउ किया जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि बच्चे के लिए कोई मिनिमम एज की लिमिट नहीं लगी हुई है, किसी भी मिनिमम एज से बच्चे के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट के क्लेम को अप्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम है उसके साथ कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि बच्चा जिस स्कूल या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है उसका हेड ऑफ स्कूल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से एक सर्टिफिकेट इशू कराना होगा जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि ये बच्चा इस स्कूल में प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो भी एप्लीकेबल है उसमें वो स्टडी किया है, और ये जो सर्टिफिकेट है यही सफिशिएंट होगा बच्चे के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट के क्लेम के लिए। अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट एम्प्लॉय नहीं ले पाता है, उसको नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए जो अल्टरनेट हैं वो इस प्रकार से हैं कि बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड होता है प्रीवियस एकेडमिक ईयर का, उस रिपोर्ट कार्ड की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके एम्प्लॉय अपने क्लेम के साथ जमा कर सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जो बच्चे की फीस की रिसिप्ट हैं जिसमें कि ई रिसिप्ट यानी कि ऑनलाइन अगर फीस जमा हो रही है तो उन ऑनलाइन रिसिप्ट्स की कॉपी या ऑफलाइन रिसिप्ट की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने क्लेम के साथ जमा करेगा, तो उस क्लेम को भी रिम्बर्समेंट के लिए अलाउ किया जाएगा। लेकिन इसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो ये फीस की रिसिप्ट्स हैं ये एंटायर एकेडमिक ईयर की फीस को डिपॉजिट करने को इंडिकेट कर रही हों, यानी कि पूरे साल के लिए जो फीस जमा की गई है उसकी ऑफलाइन रिसिप्ट या ऑनलाइन रिसिप्ट पूरे साल की होनी चाहिए। उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को रिम्बर्समेंट के क्लेम के साथ एम्प्लॉय जमा कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं जो रिम्बर्समेंट के क्लेम के लिए सबमिट कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी डॉक्यूमेंट को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट के क्लेम के साथ एम्प्लॉय जमा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं अब कि हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो रिम्बर्समेंट का क्लेम किया जाएगा उसके लिए कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि बच्चा जिस स्कूल या जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है उसके हेड की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए कि बच्चा इस एकेडमिक ईयर में, जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर है, उसके अंदर इस स्कूल या इंस्टीट्यूशन में स्टडी किया है।
लेकिन इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस तरह का जो सर्टिफिकेट हेड ऑफ स्कूल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इशू करेगा उसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि लॉजिंग और बोर्डिंग के मद में कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर किया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है तो इसके बदले में वो एक दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट के क्लेम के लिए, और वो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड एंड ओरिजिनल फी रिसिप्ट्स। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है और फी रिसिप्ट्स हैं ये ऑप्शन में नहीं है, जैसा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में था कि या तो रिपोर्ट कार्ड की कॉपी को सबमिट करें या फी रिसिप्ट्स को सबमिट करें। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी के केस में इन दोनों का एक साथ सबमिट किया जाना जरूरी है। तो अगर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो बच्चे के रिपोर्ट कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और ओरिजिनल फी रिसिप्ट्स जिसमें के ऑनलाइन रिसिप्ट्स भी शामिल हैं उनको वो अपने क्लेम के साथ जमा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो फी रिसिप्ट्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन फी रिसिप्ट्स हैं या ऑनलाइन फी रिसिप्ट्स हैं, उसमें बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए जो अमाउंट एक्सपेंडिचर हुआ है उसका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। साथियों, अब हम देखते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के लिए इस ओएम में कौन कौन से मेन फीचर्स और कंडीशंस दी गई हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के जो रिम्बर्समेंट का क्लेम है इन दोनों को एक साथ क्लेम किया जा सकता है, यानी कि एक ही बच्चे का एक ही एकेडमिक ईयर के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिम्बर्समेंट भी क्लेम किया जा सकता है और उसी बच्चे का उसी एकेडमिक ईयर के लिए हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट भी क्लेम किया जा सकता है। इन दोनों को एक साथ कॉन्करेंटली क्लेम किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उन दोनों में से कोई एक ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को अवेल कर सकता है। ये दोनों अमाउंट दोनों एम्प्लॉय को रिम्बर्स नहीं किए जाएंगे, किसी एक को ही, चाहे वो मदर है चाहे वो फादर हैं, दोनों में से कोई एक ही इनको क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो रिम्बर्समेंट का क्लेम है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ही किया जाएगा और पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद ये क्लेम किया जाएगा। यानी कि बच्चे का जो एकेडमिक ईयर है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 2020-21 का जो एकेडमिक ईयर अभी मार्च में एंड हुआ है, उसके लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021-22 में क्लेम किया जाएगा और ये एक बार में ही पूरे फाइनेंशियल ईयर का क्लेम किया जाएगा और उसी को रिम्बर्स किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि हॉस्टल सब्सिडी का जो रिम्बर्समेंट का क्लेम है ये केवल उसी कंडीशन में अलाउ किया जाएगा जब ये रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसमें बच्चा पढ़ रहा है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के रेजिडेंस से कम 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो। साथियों, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें दिया गया है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल सब्सिडी है इसका बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कोई लिंक नहीं है। यानी कि बच्चा अगर किसी क्लास में फेल हो जाता है, उस क्लास को क्लियर नहीं भी कर पाता है, तो बच्चे के लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का रिम्बर्समेंट का क्लेम है उसको रोका नहीं जाएगा। ये एज यूजुअल कंटिन्यूड रहेगा जब तक कि बच्चा 12वीं क्लास को पास ना कर ले या 20 साल की एज को अटेन ना कर ले और दिव्यांग बच्चों के संबंध में 22 साल की एज को अटेन ना कर ले। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात है जो नेक्स्ट पॉइंट में दी गई है कि बच्चे को एक स्कूल से निकाल करके दूसरे स्कूल में एडमिट किया जाता है सेम क्लास में। बच्चा पिछले स्कूल में एक क्लास को पास कर चुका है और उसी क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिट किया जाता है, चाहे वो सेम सेशन में हो या नेक्स्ट सेशन में हो, तो उस केस में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसको रिम्बर्समेंट के क्लेम को अलाउ नहीं किया जाएगा। एक क्लास के लिए एक बार ही चिल्ड्रन एजुकेशन के अलाउंस को रिम्बर्स किया जाएगा। अगर बच्चा उस क्लास को पास कर लेता है और रिपीट कराते हैं हम उसको किसी दूसरे स्कूल में ले जा करके, तब उस केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि नेपाल और भूटान के जो सिटीजन्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज हैं उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिम्बर्समेंट के क्लेम को अलाउ किया जाएगा, चाहे उनके बच्चे अपने नेटिव प्लेस नेपाल में किसी जगह पर या भूटान में किसी जगह पर वो पढ़ रहे हैं और एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सर्विस कर रहा है, तो उसके लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अमाउंट के रिम्बर्समेंट को अलाउ किया जाएगा।
इसके नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में रखा गया है या वो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी प्रकार की लीव को अवेल कर रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही है या किसी और प्रकार की लीव है, तो इन दोनों केसेस में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट का जो क्लेम है उसको अलाउ किया जाएगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस के किसी पीरियड को डाइज नॉन पीरियड डिक्लेयर किया गया है, तो उस डाइज नॉन पीरियड के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल नहीं होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी के लिए। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें दिया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस के ड्यूरेशन में ही डेथ हो जाती है तो उस केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट का जो क्लेम है उसको अलाउ किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। इसके लिए जो कंडीशन दी गई है वो इस प्रकार से है कि वाइफ या हस्बैंड जो हैं डिजीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के, वो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, पीएसयू हो, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी होती हैं उनके अंदर, या पोर्ट अथॉरिटी या ऐसी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको पार्टली या फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स फंड दे रही हैं, उनके अंदर वाइफ या हस्बैंड जो हैं डिजीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के वो एम्प्लॉय नहीं हैं, तो वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट को क्लेम कर सकते हैं, उसको अलाउ किया जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल सब्सिडी है ये बच्चे के लिए तब तक अलाउ की जाएगी जब तक कि एम्प्लॉय अगर जीवित अवस्था में होता और एक्चुअली इन अमाउंट के रिम्बर्समेंट का क्लेम करता, उस सिचुएशन तक इस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी के अलाउंस के रिम्बर्समेंट के क्लेम को अलाउ किया जाएगा। और ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट का क्लेम है इसका पेमेंट उसी ऑफिस के द्वारा किया जाएगा जहां पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी डेथ से पहले सर्विस कर रहा था, फिजिकली ज्वाइन था। इसके लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट हो जाता है या गवर्नमेंट सर्विस से रिमूवल हो जाता है तो उस केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट का जो क्लेम है ये केवल उसी एकेडमिक ईयर के एंड होने तक एडमिसिबल होगा। उस एकेडमिक ईयर से नेक्स्ट ईयर में इसके रिम्बर्समेंट के क्लेम को अलाउ नहीं किया जाएगा। साथियों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट के क्लेम के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो 17 जुलाई 2018 को डीओपीटी के ओएम में दिए गए हैं। आशा है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उन सभी क्वेरीज को आंसर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।